नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। देखिए, आज है 31 दिसंबर और ये कहा जाए कि इसके साथ ही 2025 का अंत हो रहा है और कल से नए साल का आगाज होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से 2026 नई संभावनाओं वाला साल कहा जा रहा है, नई उम्मीदों वाला साल कहा जा रहा है, इसके साथ ही कई चुनौतियां भी लेकर आएगा अलग अलग मोर्चों पर। अब आज बात भारत पाकिस्तान की अगर मैं करूं, पूरी दुनिया को टेंशन में डालने वाला ये साल हो सकता है। ऐसा क्यों? दरअसल इसकी वजह है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की साजिश। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई। दरअसल अमेरिकी एजेंसी ने भी ये माना है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देना चाह रहा है। अमेरिका का एक प्रमुख थिंक टैंक है जिसका नाम है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, यानी CFR। अब उसकी जो ताजा रिपोर्ट सामने आई उसने दुनिया को टेंशन में डाल दिया। CFR की एक एनालिसिस रिपोर्ट रहती है और उसकी जो सालाना एनालिसिस रिपोर्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 में चेतावनी दी गई है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से जंग के आसार बन सकते हैं। और इसकी वजह हमेशा की तरह पाकिस्तान का जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला रवैया है, वो जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां होंगी। खुफिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया है। इस हिस्से पर जरा फोकस कीजिए। जम्मू कश्मीर में हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बड़ी साजिशें रची जाती हैं। जम्मू कश्मीर में 2026 में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी। खबर है कि नए साल के मौके पर ही जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के 70 से 80 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। और इसके अलावा जम्मू इलाके के ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में करीब 30 से 35 आतंकियों के छिपे होने की खबर है जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। अब CFR ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का अध्ययन करके ये रिपोर्ट जारी की और जो इंटेल्स हैं उनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की सेना के कई अहम ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है इस दौरान। और कई जगह तो हालात ऐसे हो गए जहां पर आज भी निर्माण कार्य या फिर दुरुस्तीकरण चल रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अब हथियार खरीदकर अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, जो वक्त की जरूरत भी है, ये भी कहा जा सकता है। भारत ने हाल ही में 79,000 करोड़ की रुपए की हथियारों की खरीद को मंजूरी दी, जिसमें ड्रोन शामिल हैं, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आई अपनी अपनी कमजोरियों को ढकने में जुटा है। वहीं चीन और तुर्की से नए लड़ाकू ड्रोन, नए लड़ाकू विमान, नए लड़ाकू एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाह रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद तो भारत ने कई बार ये स्ट्रिक्ट चेतावनी दी कि आतंकियों के आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके बाद से तो पाकिस्तान में और भी ज्यादा खलबली है। इसके अलावा CFR की जो रिपोर्ट है, जो कि अमेरिका का एक थिंक टैंक है, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी साल 2026 में युद्ध की आशंका जताई है। डुरन लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच में काफी लंबे अरसे से अक्सर झड़पें होती रही हैं। इस विषय पर तनाव रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव की इस खबर से अमेरिका भी जरूर टेंशन में होगा, क्योंकि भारत के परमाणु हथियार भले ही जिम्मेदार हाथों में हैं, लेकिन पाकिस्तान के हथियारों की अगर बात करें, पाकिस्तान के हाथों में जो कमान है, हथियारों की कमान है, वो कट्टरपंथी आसिम मुनीर के हाथों में है। और ये पाकिस्तान की इस पूरी स्थिति को लेकर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानता है कि कुछ भी हो, पाकिस्तान पर इस रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि लंबे वक्त से खुद पाकिस्तान की जो पिछली सरकारें या पहले हुक्मरान रहे हैं, वो खुद परमाणु ताकत को लेकर गलत हाथों में अगर कमान चली गई तो उसका किस तरह से दुरुपयोग होगा, इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और यही वजह है कि परवेज मुशर्रफ जैसे कई पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर कई सख्त निर्णय भी लिए। इसको लेकर भी कई बड़ी ऐसी रिपोर्ट्स में बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल जो खड़ा होता है
वो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 का समय आ गया है? जल्द ही 2026 में वो नजर आएगा। सवाल ये भी, क्या आतंकियों की वजह से पाकिस्तान के पड़ोसियों से रिश्ते खराब हैं? सिर्फ आतंकियों की वजह से? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पाक सरकार आतंकवादियों पर लगाम लगाने में नाकाम है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। इन पर करेंगे चर्चा। और भी कई सवाल हैं। क्या पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला है? क्योंकि यही वजह भारत की तरफ से नाराजगी या रिटेलिएशन या जवाबी कार्रवाई का एक मुख्य कारण बनती है। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल जो इस दौरान मेरे साथ में जुड़ रहा है, आइए मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी। मेरे साथ विदेश मामलों की जानकर डॉक्टर मोनिका बी सूद इस दौरान कनेक्ट हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार जी। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कर्नल संजीत सिरोही आपसे करना चाह रही हूँ। ये रिपोर्ट सीएफआर की, इसने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं सर, और 2026 वैसे तो माना जाता है कि कोई भी नया साल नई उम्मीदों के साथ में आता है, और जैसे ही किसी भी साल का अंत होता है तो ऐसा लगता है कि जो कमियां रही या जो बुरी चीजें रही हम उसको भूल जाएं, लेकिन जो भूल जाए वो पाकिस्तान, या जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कैसे हो सकता है? और यही चिंता इस रिपोर्ट में भी जाहिर की गई है कि 2026 में भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ही नापाक हरकतें की जाएंगी जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव बन सकता है। नैना जी, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने अहम मुद्दे पे बात करने के लिए अपने चैनल पे बुलाया। देखिए, ये जो सीएफआर की रिपोर्ट आई है ये बड़ी चिंताजनक है, लेकिन ये हमको पहले से इस चीज का अंदाजा था। हमको सीएफआर की रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी ये सोचने के लिए कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। उन्होंने अपने थिंक टैंक ने बताया, लेकिन ये पक्की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात जिस तरीके से बदले हैं, और वो बदले इस प्रकार से हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, जो कि मोस्ट पावरफुल आदमी है, और उनके ऊपर ट्रंप साहब का भी हाथ है। तो जब जब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर आता है, मिलिट्री का रूल होता है, तो तब तक पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है किसी ना किसी शक्ल में। अगर आप याद करें तो 1965 में अयूब खान ने हमला किया, 1971 में याया खान ने हमला किया, और 1999 में परवेज मुशर्रफ थे जब कारगिल का हुआ, वो चीफ थे। ये होते हुए भी कि उनकी सरकार को, नवाज शरीफ की सरकार को ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेट करके कारगिल में आके बैठ गए हैं। तो ये इनके मंसूबे हमेशा ये रहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री की, क्योंकि उनकी पाकिस्तान मिलिट्री की अहमियत पाकिस्तान में भारत के साथ झगड़ा करने में या भारत के साथ टेंशन करने में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो अपनी उनकी इंपॉर्टेंस कम ना हो तो उसके लिए ये हरकत करते हैं। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम के हमले के बाद हुआ था, उसमें दोनों देशों ने देखा कि उनके क्या क्या लेसन उनको सीखने चाहिए, और उसी की फिर लेसन सीख के दोनों देश जो है, दोनों को पता है, क्योंकि कई मुद्दे जो अभी तक सुलझे नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो टेररिस्ट का है कि पाकिस्तान, ये नहीं है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन पाकिस्तान उनको कंट्रोल नहीं करना चाहता। तो ये जो दहशतगर्दी है ये कम नहीं होगी। ये हमारा जो है, जो न्यू नॉर्मल है, उसके मुताबिक हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, नंबर 1। नंबर दूसरा जो है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कई दफे हमको धमकी दे दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये वाटर जो टेररिज्म है, इसका हम जो है जवाब देंगे। तो मुझे लगता है हालात मई से और ज्यादा खराब हो गए हैं, और उनके कारण, जैसे मैंने आप बताया, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। आसिम मुनीर साहब बहुत ताकतवर बन चुके हैं। अमेरिका का उनके ऊपर हाथ है। चाइना पहले से ही सपोर्ट कर रहा है। तुर्की उनको जो है हथियार दे रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ उनके जो है डिफेंस पैक्ट हो चुका है। उनका और मनोबल बढ़ गया है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरेबिया उनके साथ आएगा। उधर बांग्लादेश का जो मोर्चा वो कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ जो उसको भी खोले। उनके जो यूथ लीडर है पीएमएल के, उन्होंने खुद धमकी दी थी कि अगर भारत जो है बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमारी मिसाइलें और फौज जो है ज्यादा दूर नहीं है। तो इन सब हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि जो सीएफआर की रिपोर्ट है, ये तो है उनका थिंक टैंक, लेकिन हमको भी जो है तैयार रहना। और मुझे लगता है कि भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। कल ही 7,900
700-900 करोड़ रुपए का जो है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन, लॉइटरिंग एम्यूनिशन वगैरह वो सब खरीदा जाएगा। तो लड़ाई तो होगी जरूर, सिर्फ ये है कि वेन, सिर्फ क्वेश्चन वेन का है, होगा जरूर। इसमें कोई शक नहीं सर, और यही वजह है कि लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना अब आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। हमेशा से हिंदुस्तान ने अपनी इस चीज़ को लेकर ध्यान रखा भी है। मैं बता दूं, मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार तैयब बलोच भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं अब तैयब बलोच आप ही का ही रुख कर लेती हूँ इस पूरी रिपोर्ट को लेकर। मुझे ज़रा समझाइए, खासतौर से यूएस की तरफ से थिंक टैंक, उनका कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जम्मू कश्मीर में अभी तक जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा, 2026 में भी वही तस्वीर नजर आएगी और उसके बाद में उसका अंजाम होगा एक बार फिर से युद्ध या फिर जंग जैसी आशंका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान और भारत, ये हमें मानना पड़ेगा कि हम रिवायती दुश्मन हैं। 1947 से लेकर अब 2026 में हम इंटर हो रहे हैं। हम होप कर सकते हैं कि हम एक अच्छे हमसाये की तरह रहे, लेकिन हकीकत जो है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसे कि हमारे एक दोस्त बता भी रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगों की हिस्ट्री है, 1965, 1971, कारगिल और फिर ये मई का मार्का, और अब भी आगे 2026 जो है वो हंगामा खेज नजर आ रहा है। क्योंकि दोनों देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, दोनों देश जो है वो एक दूसरे को अपना दुश्मन भी मानते हैं और एक दूसरे का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करने को तैयार। और जैसा कि मैंने कल पढ़ा कि भारत ने जो है वो 9 अरब डॉलर की, ऐसा नहीं है तैयब बलूच, हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कतई नहीं है कि भाई वजूद मानने को नहीं तैयार। दरअसल असल में सबसे महत्वपूर्ण जो दिक्कत हो जाती है पाकिस्तान की तरफ से, यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज 78 साल हो गए, वो ना खुद की समस्या को सॉल्व कर पाया, ना ही दूसरे की समस्या तो चलिए बहुत दूर की बात है, घर की स्थिति को भी नहीं सुधार पाया, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। और ये सबसे बड़ा ईगो का एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और रही बात, आपने कहा कि भाई जानी दुश्मन है, ऐसा कतई नहीं है। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाशिंदियों की, पाकिस्तान के वहां के रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में कोई जानी दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान के कई लोग, उनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कई लोगों के कनेक्शंस पाकिस्तान में बड़े अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल ये सबसे ज्यादा बात बिगड़ती है आतंकवादियों के समर्थन के साथ में। आतंकवादियों को सपोर्ट देना, उनको पालना पोसना, जैसे ही पाकिस्तान खत्म कर देगा, हिंदुस्तान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नैना जी, बड़ी सादा सी बात है कि पाकिस्तान, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान जरूर सपोर्ट करता होगा उन प्रॉक्सियों को, उन चीजों को जो इंडिया में दहशतगर्दी करते होंगे, लेकिन अगर आप वैस वर्षा देखें तो इंडिया की जानिब से भी उन प्रॉक्सियों को, उन दहशतगर्द गिरोहों को सपोर्ट किया जाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। उदाहरण तो दीजिए, उदाहरण तो दीजिए। हिंदुस्तान के पास में ऐसे तमाम उदाहरणों की लंबी फहरिस्त है तैयब बलोच, बड़ी लंबी फहरिस्त है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत में किया गया, और उनके फुटप्रिंट्स बाकायदा मिलते हैं। आप हवा में बात करके हिंदुस्तान को या फिर आप अपनी पाकिस्तान की आवाम को बरगला सकते हैं, लेकिन इस डिबेट में आप जरा पेश तो कीजिए ऐसे तमाम सबूत। देखिए, लिस्ट पाकिस्तान के पास भी है, लिस्ट सबूत पाकिस्तान के पास भी है। देखिए बात सीधी सी है ना। देखिए जब सीधी सी बात है कि हम एक दूसरे के खिलाफ, खासतौर जो है वो हमेशा से, मैं यही कह रहा हूँ, ये प्रॉक्सी वार भी चलती रहती है। और मैं देखिए, हमारा जो अफगानिस्तान के साथ इश्यू हो रहा है उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट शामिल हो रही है। हम यही कह रहे हैं कि जो इंडियन फंडेड ग्रुप जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, जिसमें BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी कहते हैं, अच्छा, जिसमें फितरतुल, देखिए हमारे यहाँ से टर्म ही आ गई है फितरतुल हिंदुस्तान, जिसे हम TTP कहते हैं, उसका एक न्यू टर्म है फितरतुल हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान ही उसके फितरे के पीछे है। ये तो पाकिस्तान में एक जबान से आम हो चुका है। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं कर रहा होगा, इंडिया नहीं कर रहा होगा, ये चीजें चलनी है, लेकिन तय हम दोनों ममालिक की लीडरशिप को करना है कि हमने कहाँ जाना है, किस सीमत जाना है, क्या हम जो है वो एक अच्छे हमसाये की तरह रह सकते हैं, नहीं रह सकते। अभी भारत ने, मैं यही कह रहा था, 9 अरब डॉलर का जो है वो अप्रूवल दी है कि न्यू जो है उन्होंने वेपन्स लेने हैं। तो वो वेपन्स किस वजह से इंडिया ले रहा है? इसी वजह से ले रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ एक नए जंग के लिए वो तैयारी कर रहा है। अभी आप CFR को कोट कर रही है, CFR को कोट कर रही है, लेकिन आपके इंडियन चैनल से मैं बार बार
सुन चुका हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। ये तो आज जो है वो अमेरिकन थिंक टैंक कह रहा है, लेकिन आप इंडियन वाले तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हम मैं जो है बता देती ऑपरेशन। हूँ। वैसे आपकी बातों पे मोनिका भी सूद कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी। आपको ऐसा क्यों लगता है बेसिकली तैयब बलोच कि हिंदुस्तान अगर जो भी कुछ कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा है? ये वाला ये एंटी इंडिया सिंड्रोम या फिर इतना ऑब्सेशन किस चीज के लिए? और अगर ऑपरेशन 2 होगा, जब अगर सीएफआर की रिपोर्ट, अगर आपको हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्ट्स पे भरोसा नहीं, आपको तो आंख बंद करके पाकिस्तान को अमेरिका की हर रिपोर्ट पर, उनके नेता की कही गई हर बात पे भरोसा है ना। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आएगा, तो जब बाज नहीं आएगा तो ऑपरेशन 2 तो होगा ही ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर का 2 ये कहा जाए सेकंड वर्जन क्या 3.0 4.0 ऐसे जाने कितने वर्जन्स होंगे जब जब पाकिस्तान अगर इस तरह से कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देगा। मोनिका जी। हाँ जी नैना जी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। इनकी बात का पहले एक जवाब देती हूँ, उसके बाद शुरू से शुरू करती हूँ। पहली बात तो सर मैं आपको बता दूँ कि अगर हम कोई भी वेपन्स ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, तो आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि जो हमारा भारत देश है वो इस समय 20 से 21 हजार करोड़ का मिलिट्री का एक्सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स का और सबका एक्सपोर्ट कर रहा है, और 40,000 करोड़ के करीब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अपनी आर्मी को, अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। आप चाइना से जाके क्वेश्चन पूछिए ना कि वो कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछने के ऐसे आप में हिम्मत नहीं है। अब मैं शुरू से शुरू करती हूँ नैना जी कि देखिए ये सीएफआर की जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले ये कहूंगी कि ट्रंप जो हैं, ट्रंप की आपको मनोस्थिति की बात करती हूँ कि उनका हमेशा से हर देश में सीज फायर कराने का एक उनका मुद्दा बना हुआ है कि उनको सबसे महान बनना है पूरे विश्व में, क्योंकि उनको पता है कि दोबारा हुआ एज अ प्रेसिडेंट अब रीइलेक्ट नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि उनकी सीएफआर थिंक टैंक ने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसमें हमें ज़रूर पता है, जैसे कि अभी सरोही सर ने कहा था कि भी हमें उनकी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे इंटेल, हमारे जितनी भी एजेंसीज हैं वो बहुत मजबूत हैं और वो इस चीज़ के ऊपर लगी हुई हैं। हम सबको पता है कि इनके कैसे टेरर नेटवर्क्स हैं और क्या चल रहा है। पर ट्रंप अमेरिका की तरफ से, मैं ट्रंप रिपोर्ट बोलूंगी इसको, कि वहां से रिपोर्ट आने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि वो एक पाकिस्तान को उत्तेजित कर रहे हैं और उल्टा ये चीज सबके सामने लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। हमें पहले से ही पता है, पहलगाम अटैक से कि ये चीज बात शुरू हो गई थी। अब पहलगाम अटैक के बाद अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया, उसके बाद जब दोबारा जो इनकी लड़ाई हो सकती है नहीं हो सकती है, देखिए वो तो जैसे सर ने कहा कि हमें टाइम नहीं पता, जरूर हो सकती है अगर इनके टेरर अटैक्स ऐसे चलते रहे। हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ये हम सरहद पे बोल चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस है हमारी, पर ये चीज पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब जैसे सीडी अपने मुनीर हैं, मुनीर क्या बोलते हैं, वो सबसे चीफ बन गए हैं वहां के, उनको इम्यूनिटी मिल गया है, सब कुछ हो गया है और वही इस टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मोनिका जी एक बात मुझे और बताइए, क्योंकि यहाँ पर तैयब बलोच ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मन है, वो कभी साथी नहीं है, कभी हो नहीं सकते या कभी थे नहीं। मुझे बताइए क्या 1947 से लेकर 2025 तक जो आज हम स्थिति देखते हैं क्या शुरू से अभी तक ऐसी ही थी? क्योंकि शुरुआत के वक्त में तो कई बार हमने देखा जब पाकिस्तान को मुश्किल हालात का जब सामना करना पड़ा, चाहे बाढ़ जैसे हालात हो, भूकंप की परिस्थितियां हो, हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कहा जाए कि नेबरहुड पॉलिसी या फिर वहां पर एक लीनियंसी दिखाते हुए हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया। हमेशा हमने देखिए यहाँ पर अपनी बसें चलाई अमन इनके साथ कायम करने के लिए, वाघा बॉर्डर से बसेस जाती थी, हमने हर तरीके का सपोर्ट किया इन लोगों को, पर इन्होंने बदले में हमें क्या दिया? हमारे ऊपर अटैक्स किए। वो अटैक्स करवाता पाकिस्तान है पर उसको नाम दे दिया जाता है टेररिस्ट का, और टेररिस्ट को जितना भी देखिए इनका जितना आईएमएफ से अमाउंट आता है, पीछे अभी हम एक शो कर रहे थे, आईएमएफ का अमाउंट आता है उसमें से 60 से 70% तो ये लोग वहां खर्च कर देते हैं इन लोगों को फंड करने के लिए। ऊपर से जो इतनी पाकिस्तान की बैंकरप्सी वाली हालत, बार बार एमआईएफ के पास कटोरा जाके भीख मांगना कि हमें पैसे चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है? ग्वादर पोर्ट पर क्या हो रहा है? ये सब इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, सारा फंडिंग वहां जा रहा है।
हर चीज महंगाई इतनी, इन्फ्लेशन इतनी ठीक हाई है, हो गई है यानी वहाँ। कि लेकिन देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, कहा जाता है कि हमेशा से अगर बजट की बात की जाए तो वो डिफेंस का बजट सबसे ज्यादा रहता है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेकिन वो किसी भी देश का हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आईएसआई जिस तरह से उसको एक बड़ा सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई के माध्यम से जो तमाम ऐसे टेरर कैंप्स हैं उनको इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर यही हो जाती है। यही सवाल मैं मनोज कुमार जी आपकी तरफ लेकर आते हुए, हमने देखा था कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो मास्टरमाइंड था मुदस्सिर खान, जो कि उरी में इस दौरान जैसे मारा गया, पाकिस्तान की आर्मी ने उसका फ्यूनरल निकाला, बाकायदा उसे सलाम ठोका। आईएसआई के अफसर भी इस दौरान मौजूद थे। लश्कर का चीफ हाफिज अब्दुल रऊफ 2024 में रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में जब भर्ती हुआ तो वहां पर गए वो सरकारी गाड़ी से, बड़े लग्जरी, बड़े एकदम रौले के साथ में। इसके बाद में जैश-ए मोहम्मद की सालाना इज्तिमा बहावलपुर में होती है, जिसे ये लोग कहते हैं कि पाबंदी लगाई गई है, जिसे कहा जाता है कि हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। और बहुत दूर की बात नहीं है सर, अभी हमने देखा था जब हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इस दौरान मौलाना मसूद अजहर का परिवार या फिर जो आतंकी मारे गए उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी अगर वहां पर पहुंचती है तो बड़ी तस्वीर तो यही नजर आती है कि जब तक ये पाकिस्तान आर्मी आतंकियों को पालती पोसती सपोर्ट करती रहेगी तो कैसे स्थिति कंट्रोल होगी, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? देखिए नैना जी, 3-4 बातें हैं जो कि हमें बिल्कुल मूलभूत बातें जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो अभी हिस्ट्री है उसमें 32 साल इन्होंने मार्शल लॉ के अंदर गुजारे हैं। इनके यहाँ पे 29 प्राइम मिनिस्टर हो चुके जिन्होंने कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। जब तक राजनीतिक वहां पे स्थिरता नहीं होगी हमारे देश को हमेशा खतरा बना रहेगा। और खासकर जैसे सिरोही साहब ने बताया, कनेक्ट कर रहे हैं क्या 2025 वाला भी, आप इनडायरेक्ट वाला भी जो साइलेंट कूप अभी चल रहा है उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं क्या? उस बात पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहां पर सेना जब हावी होती है, हावी तो शुरू से है, लेकिन जब पूरी तरह से वो कंट्रोल शुरू कर देती है तो हमारे लिए खतरा बढ़ता है। और इसका पूरा हिस्ट्री में देख लीजिए, जब भी युद्ध हुए, जैसे सिरोही साहब ने बताया, उसके पीछे आर्मी पुरजोर तरीके से उसके पीछे थी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से मालूम है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में कभी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। और इसी कारण उन्होंने जो बोलते हैं ना 1000 कट्स वाली जो बात है, जो जियाउल हक के जमाने में ये थ्योरी बनाई, वो इसीलिए इनको करना पड़ रहा है। इनको मालूम है कि हमारे आमने सामने ये खड़े होकर लड़ नहीं पाएंगे कन्वेंशनल युद्ध में, तो इनको दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने हमेशा से अमेरिकियों का भी साथ दिया जब उनको तालिबान खड़ा करना था, और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी हो इस पूरे खित्ते में तो उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है, शुरू से आपने देखा है। और अभी जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो उनका जानी दुश्मन बना हुआ है। उधर बलोच लिबरेशन आर्मी है जो भी जिनके खिलाफ इनकी आर्मी को लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे माहौल में स्थितियां खराब हो रही हैं। और इसमें देखिए अमेरिका का भी कहीं ना कहीं हाथ है। मैं हर बार ये बात को, इस मुद्दे को लाता हूं क्योंकि चीख कर इमरान खान भी बोल रहे थे जब उनको हटाया जा रहा था, अपदस्थ किया जा रहा था, तो बोल रहे थे कि इसमें अमेरिकियों का हाथ है। तो आप ये समझिए कि इस पूरे खेल में जिस प्रकार से आसिम मुनीर का भी कद बढ़ा है, जिस प्रकार से उन्होंने पूरी कमान देश की अपने हाथों में ले ली है, और चूंकि पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे क्रम्बल कर चुका है, जो जनता द्वारा, आवाम द्वारा चुनी हुई सरकार थी वो तो उसकी थी, इमरान खान की थी, जिसको कि जेल के अंदर सलाखों के बीच में डाल दिया। और साथ में आपने देखा पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके आईएसआई चीफ को 14 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट मार्शल के द्वारा, बड़े ही जल्दीबाजी में। ये शायद साथ ही आपने देखा कि अभी देश में ऐसी स्थिति नहीं होती होगी। इमरान खान को भी सजा सुनाई 17 साल की, और भी उनके खिलाफ अभी केसेस पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में लगता यह है कि स्थितियां और खराब होंगी और भारत को हर तरह से तैयार रहना होगा। और अच्छा है कि हमने 79,000 करोड़ के जो हमने अभी ऑर्डर दिए हैं वो बहुत जरूरी थे। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि देखिए तुर्की और चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां से भी काफी आयात उनको मिल रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का। तो हमें हर तरह से सजग रह के और अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी दो दुश्मन है, एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है।
तो इसके मुकाबले के लिए हमें तैयार रहना होगा। और जैसा आप सबको मालूम ही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, उसको बंद नहीं किया गया, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन सर एक और बड़ी बात है, अगर चाइना की अगर बात की जाए तो दरअसल चाइना के साथ में जो विवाद होता है वो डिप्लोमेटिक वे में ज्यादा होता है। ठीक है, सीमा पर भी कई बार हम लोग वो तनाव और दबाव देखते हैं, वो आप लोग ज्यादा बखूबी रूप में जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ की जो लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ में जो जंग है, उसका समाधान हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसका समाधान नहीं हो सकता। तैयब बलोच, समाधान इस रूप में हो सकता है, भारत पहले ही कह चुका है, अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंक को पूरी तरह से खत्म कर दे, आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करना बंद कर दे, भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, भारत को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? क्या आतंकी हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर या ऐसे तमाम, जो मैंने तो एक बड़ी लिस्ट भी बता दी आपको, वहां पर अगर उनके जनाजे में आईएसआई या फिर वहां पर उनके जनाजे में, आतंकियों के जनाजे में शामिल होते हैं पाकिस्तान के नेता या पाकिस्तान के सेना के जो अधिकारी हैं, तो फिर उससे कैसे आप पार पाइएगा? फिर देखिए नैना जी, ये एक बड़ी आइडियल सूरत हाल होगी अगर इस तरह से कुछ हो जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों जो है वो एक अच्छे हमसाये की तरह रहे और उनके जो भी डिस्प्यूट्स है वो हल भी हो सकते हैं, और अगर पोजीशन भी बरकरार है तो उसके साथ साथ ट्रेडिंग विद एनिमी का कंसेप्ट जो है वो दुनिया में रह जाए तो वो भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज ये है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। हमारे 70,000 से ज्यादा सिविलियन फौजी जवान शहीद हो चुके हैं, जान का नजराना दे चुके हैं। ठीक है, देखिए मुझे एक बात बड़ी याद आती है बशार अल असद की। सीरिया में किसी टाइम यही दहशतगर्द ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो उन्होंने कहा कि जब आप कोई दहशतगर्द ग्रुप या प्रॉक्सी बनाते हो तो फिर उसका वो नहीं है कि वो फिर आपके कंट्रोल में रहेगा, वो कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके खिलाफ भी हो जाता है। और यही बात सूरत पाकिस्तान में भी हमने देखी है। देखिए पाकिस्तान में भी हमने यही सूरत हाल देखी कि यही बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप जो उस टाइम वार ऑन टेरर, जो अमेरिका का वार ऑन टेरर था, उसमें बनाए गए, क्रिएट किए गए, उसको ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन वो बाद में पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए और अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। और हमारा ये सबसे देखिए आपका मुद्दा टीटीपी, तालिबान, बीएलएफ के लिए कह रहे हैं। देखिए मैं देखिए दो चीजें हैं अभी हमें समझने की जरूरत है। एक तो वो ग्रुप्स है जिन पर भारत को तहफ़्फ़ुज़ात है, वो आपने बता भी दिए कि लश्कर तैयबा हो गई, जैश ए मोहम्मद हो गए या इस टाइप के चीजें हो गई। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो विद इन पाकिस्तान है या अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। अब हमने जो है अपने तौर पे देखिए, एक वक्त था कि जब कश्मीर में एलओसी मतलब है बॉर्डर जो है वो टाइट नहीं था, उस टाइम इन्फिल्ट्रेशन भी होती थी, पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स भी थे, यहाँ से मुजाहिदीन ट्रेंड होके जाते भी थे कश्मीर के अंदर, वहां पे दहशतगर्दी भी करते थे। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपने एलओसी बन गई, इस बात को स्वीकार तो किया। देखिए उसके बाद एलओसी हो गई, उसके बाद मुशर्रफ दौर के अंदर बिल्कुल बॉर्डर टाइट हो गया, चीजें क्रॉस को करना बहुत मुश्किल हो गया। अब अगर यहाँ पे हाफिज सईद बैठे हुए हैं, यहाँ पे जैश ए मोहम्मद है या व्हाटएवर जो भी ग्रुप्स है, मैं ये नहीं कह रहा उनका अब वो कश्मीर के साथ या उनमें इतना उनका लिंक नहीं रहा। हाँ, नजरियाती तौर पे उनका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है कि वो यहाँ से बंदे ट्रेड करके इंडिया के अंदर भेज सके। देखिए अगर चलो मैं मान लेता हूँ कि एक साइड पे पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट कर दिया, तो दूसरी साइड पे तो इंडिया ने अपना पूरा बॉर्डर स्कैन करता है। इंडिया के पास, इंडिया मतलब है वो तो इसको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अब इजी नहीं रहा। लेकिन दूसरी सीमत अगर आप देखें, हकैक को देखें, तो जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा लयपूज मौजूद है, वो इस तरीके से टाइट नहीं है। तो इस वजह से हमें तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हम बड़ी मासूमियत से तैयब बलोच, आपने पार्शियल चीजें तो बहुत सही कही, दुरुस्त कही, लेकिन संजीत सिरोही जी, क्या ऐसा संभव है कि हाफिज सईद को प्रोटेक्शन और ऐसे तमाम आतंकी संगठन, अब यहाँ पे तैयब बलोच कह रहे हैं कि भाई अब तो बॉर्डर एरियाज इतने ज्यादा दुरुस्त हो गए कि वो वहां पे दहशतगर्दी कश्मीर में अब नहीं कर सकते, या फिर ट्रेन नहीं कर सकते, बरगला नहीं सकते, स्लीपर सेल्स को एक्टिव नहीं कर सकते। मैं बलूच साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बोल रहे हैं कि आपकी फौज उधर बैठी है
जहां पे फेंस इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां पे फेंसिंग है, वहां पे रोका जा सकता है। जैसे पंजाब में है या कुछ एरिया जो है जम्मू का है जहां पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर रेकग्नाइज है, वहां पे भारत ने फेंस लगा के वहां से इन्फिल्ट्रेट आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आप मारे जाएंगे। लेकिन जो एलओसी है, एलओसी के ऊपर कोई टार्क बंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आपके जो बैट ग्रुप है, बैटल एक्शन जो टीम है, वो फायरिंग शुरू करती है। आपको मॉडस ऑपरेंडी मैं बताता हूँ किस तरीके से आपके टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होते हैं। वहां से फायरिंग शुरू करते हैं वो एलओसी के ऊपर, और जिससे जो है जो सेना वहां पे हमारी लगी हुई है उसका ध्यान भटका के और फिर उनको रात के अंधेरे में इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। तो ये कार्रवाई, और मैं ये बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल कह रहे हो, मुशर्रफ साहब ने जो बिल्कुल बंद कर दिया था। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो जो है टेररिस्टों को बिल्कुल नाक पे दम करके इनके गलों में पट्टे बांध के इनको सड़कों पे घुमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, और आपकी सरकार और आपका अवाम भी यही चाहता है कि अमन शांति रहे, जो आप बता रहे हो, हम भी यही चाहते हैं कि अमन शांति रहे, पाकिस्तान में भी अमन शांति रहे। लेकिन ये जो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये कभी भी ना हमको शांति से बैठने देगी ना आपको शांति से बैठने देगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और आप जो कह रहे थे कि हमले हुए, आप हिस्ट्री देख लीजिए, सिवाय ऑपरेशन सिंदूर के जिसमें भारत ने पहली दफे अटैक किया है, 1948 में अटैक आपकी तरफ से आया, 65 में आपकी तरफ से आया, 71 में आपकी तरफ से आया, 99 में आपकी तरफ से आया। तो जितने अटैक है वो आपकी तरफ से आए हैं। भारत ने कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं किया सिवाय ऑपरेशन सिंदूर के, और उसमें भी जो है जब पहलगांव में हमारे 26 टूरिस्ट को मारा, वो भी मजहब पूछ के, रिलीजन पूछ के। और यही सर सबसे ज्यादा शर्मनाक है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तब से लेकर तैयब बलूच अभी तक कितने अलग अलग मौकों पर बाकायदा भारत की तरफ से सबूत पेश किए गए, इतने डोजियर पेश किए गए, इतना इन्वॉल्वमेंट जो एस्टैब्लिश होता है। चाहे बात अगर हम मुंबई हमले की करें तो उस दौरान की रिकॉर्डिंग्स हो, उसके बाद की जो तमाम ऐसे फुटप्रिंट्स हैं अलग अलग हमलों की, लेकिन तब भी पाकिस्तान की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आप कैसे उम्मीद की जा सकती है, और यही तो चिंता सीएफआर की रिपोर्ट में भी जाहिर की गई है। देखिए, जो सबूत की बात की है, मैं पढ़ रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि भारत ने हमें इस हवाले से सबूत नहीं दिए, जिसकी बुनियाद पे आपने मई में पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। बात यह है कि वो तो पाकिस्तान ने भी कहा था कि गैर जानिबदार मुल्क से आप तहकीकात करा लें, तफ्तीश करा लें, कुछ भी है, लेकिन भारत ने तो किसी हवाले से किसी को इस हवाले से सपोर्ट नहीं किया। इवन कि हम तो रेडी थे। आज रशिया आपका सबसे अच्छा दोस्त है, हम तो चाह रहे थे कि आप रशिया से जो है वो इस इवेंट का जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जो है आप तफ्तीश और तहकीक करा ले। लेकिन सबूत देखिए, सबूत के बगैर आपने पाकिस्तान पे सिर्फ न सिर्फ अब जो है वो इल्जाम लगाया। मुझे लग रहा है मनोज जी इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मनोज जी, जब मुंबई हमला होता है 26/11 का, लश्कर का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, पुलवामा, उरी, पठानकोट पार्लियामेंट अटैक, हर बार जांच में पाकिस्तान का जो नंबर है, जीपीएस ट्रैकिंग है, ट्रेनिंग कैंप पंजाब और पीओके में मिलते हैं, ऐसे तमाम फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर देते हैं। इतना ही नहीं, हर बार जांच में पाकिस्तान की भूमिका बड़े स्तर पर नजर आती है, टेरर फंडिंग को लेकर बड़े खुलासे होते हैं। और रही बात अगर ऑपरेशन सिंदूर या पुलवामा वगैरह हमले को लेकर, तो जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें भी पुलवामा हमले से 10 दिन लग गए थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और यही कहा जाता है कि दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक वार्ता हो रही थी, भारत की तरफ से सबूत पेश किए गए, भारत ने कहा कि आप एक्शन लो वरना हम एक्शन लेंगे। देखिए, कितने सारे सबूत इनको दे दिए गए हैं, और आपने शुरुआत में ही कहा कि किस प्रकार से हमने वीडियो फुटेजेस देखे जिसमें इनके फौजी ऑफिसर्स और मौलाना मसूद अजहर के परिवार के नमाज जनाजा में शामिल हुए थे। तो ये सब होने के बावजूद अमेरिकन ने भी पहले अब अच्छा ये बताइए, अल-कायदा का जो कहाँ मारा गया था ये ओसामा बिन लादेन, अब किस प्रकार का इनको सबूत चाहिए? कितने भी सबूत इनको देंगे ये उनको मानेंगे नहीं और अपनी बात को दोहराते रहेंगे और हमेशा हमें ब्लेम करेंगे। उनके यहाँ जो कुछ भी होता है वो इंडियन रॉ करा रही है, ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम तो बिल्कुल शांति को मानने वाले देश हैं और कभी भी हमने किसी भी देश के साथ कोशिश किया कि हम उनके साथ मिलजुल कर रहे, खासकर अपने हमसाया मुल्क के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना देख लीजिए, गुजराल साहब का जमाना देख लीजिए, सबने कोशिश की। मोदी साहब खुद नवाज शरीफ के
अचानक घर पहुंचे थे। तो इन सबको देख के आपको लगता नहीं है कि हमने तो अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर इन्होंने इसको कभी स्वीकार नहीं किया? ये बिल्कुल वाजह है। और दूसरा मैं बता रहा हूं, मैं तकरीबन 13 साल कश्मीर में मैंने ऑपरेट किया विभिन्न क्षेत्रों में। तो वहां पर मैं खुद कई इनके जो पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट है उनके साथ मैं इनका इंटरोगेशन कर चुका हूं। उसके अलावा मैंने वहां पर बहुत सारे जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं उनसे हमने बातचीत की। सारी बातें हमें मालूम है किस प्रकार से वहां ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई जमाना था जब श्रीनगर से बस चलती थी जिसको बोलते हैं सोपोर कोपोर ओपोर, यानी पहले श्रीनगर चलेंगे, सोपोर कुपवाड़ा, फिर उसके पार जाएंगे। ऐसे तो इन्होंने ये ट्रेनिंग कैंप चलाए हुए थे अपने एलओसी के उस पार में। जी, जी। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए मेरा कहना यह है कि अब सबूत देने की जरूरत नहीं है, अब इनसे बदला लेने की जरूरत है। और जो हमारी सरकार ने किया, मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है सबूत तो खुद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, है ना, और किसी सबूत की तो जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं जल्दी से मोनिका जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले तैयब बलोच इसी बात का आपसे जवाब लेना चाह रही हूँ। सबूत तो आपके देश में बैठे हुए हैं, जनाजे में भी नजर आ जाते हैं, आप उन्हें हाउस अरेस्ट भी करके रखते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई आप खुद ही विक्टिम हैं। आप जब वही चीज बोते हैं, वही चीज को सींचते हैं, तो फल भी तो वैसे ही मिलेगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात है देखिए कि आप कह रही है कि ये सबूत है। बात ये है कि इनका वो माजी था, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने कहा हमने इनके खिलाफ अपने वो जो केसेस भी चलाए और नजरबंद भी है, मुतहरिक ही नहीं है। अब आप कहें कि ये वहां पे बैठ के या फौजी तहवील में होके या पुलिस हिरासत में होके कि वो जो है भारत के खिलाफ कोई जो है कोई कार्रवाई कर सकते हैं या कोई टेरर एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये खाम ख्याली होगी। हकीकत जो है वो ऐसा नहीं है। और दूसरा सरकार भी आपकी, सेना भी आपकी, सुरक्षा भी आपकी, आतंकी भी आपके, और आप उसे नाम दे दें नजरबंद। ये तो वही बड़ी बेईमानी बात हो गई। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ये एक बड़ी कहावत है। मोनिका बिसूद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये, और बड़े एग्जाम्पल्स हैं और बड़े उदाहरण है। पाकिस्तान ने आतंकियों को तो घर में बैठा कर रखा है। बताया जाता है हर साल आईएसआई डायरेक्टोरेट के सामने 26 नवंबर को काला झंडा लगाया जाता है, कोई एक्शन नहीं होता। हर साल बहावलपुर में जिस जगह पर जैश ए मोहम्मद के कैंप है, आतंकी संगठनों के कैंप है, वहां पर झंडे लगाए जाते हैं। और ये भी जानकारी है ऐसी कि तमाम अलग अलग जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो बाकायदा आईएसआई या जो सेना के हेडक्वार्टर्स है या दफ्तर है उनके इर्द गिर्द हैं। तो कैसे ये हम मान लें कि वहां की जो सेना है वो सपोर्ट नहीं करती, आईएसआई का सपोर्ट नहीं होता, टेरर फंडिंग कहां से आती है फिर उनके पास? देखिए नाना जी, वही तो मैं पहले बता रही थी कि जितना भी टैक्स पेयर्स का पैसा है या जो भी ये पैसा आईएमएफ से या किसी भी और देशों से लेते हैं, उसमें से 60 से 70% ये पैसे वहां पर फंड कर देते हैं। क्योंकि जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, वो ही चाहती है कि ये जंग कभी खत्म ही ना हो। हम कहीं दूर क्यों जाते हैं, हमारे लाल किले का अटैक देख लीजिए। बिल्कुल। वो कैसे हुआ? वो इनकी वजह से ही हुआ ना। और उसके बाद सीडीएफ को मिल गई इम्यूनिटी। अब देखिए, जब तक ये आर्मी जो है ये ऐसी रहेगी, जब तक यहाँ पर डेमोक्रेटिक शासन नहीं आएगा, ये सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, ये देश डेमोक्रेटिक है नहीं है, ये है मिलिट्री डिक्टेटरशिप का देश। और हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। इनका कोई भी प्रधानमंत्री ने आज तक पूरा टेन्योर पूरा नहीं किया 5 साल का। उसके बाद जितनी बार भी इन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, साथ में चलिए इनको फंड और जगह से फंडिंग आ रही है, इनको बहुत सारे देश सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस समय अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि आज से कुछ महीने पहले अमेरिका इंडिया के साथ था, आज वो पाकिस्तान के साथ है। जब पाकिस्तान का से फायदा अमेरिका का निकल जाएगा तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। कल की बात करते हैं। कल अभी ट्रम्प साहब सीज फायर करवा रहे थे यूक्रेन और रशिया के बीच में, और आज ड्रोन भेज दिया गया, पुतिन के घर पर अटैक हो गया। तो वही सिस्टम अमेरिका का ऐसा है कि अब जो इनकी सीएफआर रिपोर्ट आई है, ये हमें, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत अच्छे से पता था, पर ये उत्तेजित करने वाली बात भी है। और हमें अपने आप बहुत ज्यादा सशक्त होना है, और हमें अपना पूरा मिलिट्री का जो है वो सब, हमारे आर्मी हमारी एकदम रेडी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है इनके अटैक्स कभी नहीं रुकने वाले जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ओवर पावर नहीं करेगी मिलिट्री रूल को। उल्टा इन्होंने तो मुनीर को अपने सर पे उठा लिया है।
तो ये तो जो अभी शहबाज शरीफ थोड़ा ना ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, गवर्नमेंट तो मुनीर और- साहब चला। और मोनिका भी सूजी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आसिम मुनीर को इतनी ताकत दी गई तो यूएन हो या फिर ये सीएफआर की जो रिपोर्ट है वो खुद इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते रही है। लेकिन संजीत सिरोही जी, तैयब बलूच बार बार ये बात कह रहे थे कि स्थिति क्या कंट्रोल हो सकती है। सर, क्या आपको लगता है पाकिस्तान सुधर सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो ख्याली पुलाव है या जो ऑब्सेशन है या लोगों के मन में जो एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई है, असल में तो बड़ी दिक्कत वही है। क्या ये क्या तस्वीर बदल सकती है? क्या मेहरा जी, तस्वीर बदल सकती है अगर वहां पे जो है सरकार सिविलियन सरकार हो, ड्यूली इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, तो ये सब कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की, मैं कहूंगा बदकिस्मती, भारत की तो बाद में है, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जैसा कि सूद मैडम ने भी बताया है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ज्यादा दिन नहीं रहते हैं। जो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना चाहता है, फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहता है, वो आर्मी उसको हटा देती है। तो ये आर्मी के हित में है कि वो हेट इंडिया कैंपेन हमेशा चलाते रहे, उनकी जो है रोजी रोटी बढ़िया चलती रहे, उनको पैसे मिलते रहे, उनकी अहमियत बनी रहे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहती कि भारत के साथ रिश्ते हमारे सुधरे। जब भी कोशिश की जाती है भारत के साथ रिश्ते सुधारने की, तब मिलिट्री उसको हाईजैक कर देती है। और पहले भी कई दफे जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में लाहौर डिक्लेरेशन होती है फरवरी में, और मई में जो है पता लगता है कि जो है पाकिस्तान आर्मी जो है कारगिल में इन्फिल्ट्रेट कर गई। तो ये पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है कि ये शांति बनाए रखे। नहीं तो अगर वहां की सरकार सिविलियन सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर ड्यूली इलेक्टेड हो, पब्लिक का सेलेक्ट किया हुआ हो, इलेक्ट किया हो, तो वो जो है, क्योंकि अवाम सर एक और बात मुझे लगता है कि स्थिति तब जरूर सुधर सकती है एक बार कि पाकिस्तान की आवाम की आवाज या तो वहां की सरकारें सुन ले। हम देखते हैं खासतौर से बलूचिस्तान के पीके के लोग तो बड़े स्तर पर इसी बात को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई हम जाना चाहते हैं भारत के साथ में, हमें पाकिस्तान की सरकार के साथ नहीं रहना, हमें पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना। तो क्या तैयब बलूच की यही चिंता है क्या? मुझे लगता है आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये एक जरूर चिंता बढ़ाएगा पाकिस्तान की, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें हमारे अधिकार तो मिलते नहीं है। तैयब बलूच, कोई भी ऐसा है जो भारत के साथ रहना चाहता है। भारत के अंदर देखें, बात बड़ी सीधी सी है, भारत बड़ा देश है, भारत, लेकिन भारत में जो खसूसन मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो यहाँ का जो भी मुसलमान है, क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? बेशक पाकिस्तान से नाराज क्यों ना हो, मैं बताती हूँ तैयब बलूच, सुनिए क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। आप लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें खुद मुस्लिम कहते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक हिंदुओं से ज्यादा विकास मुस्लिमों को हुआ है, नीतियों का फायदा उन्हें मिला है। संजीत सिरोही जी कुछ कह रहे, दोनों को फुल स्क्रीन पे लाना। आप पे पाबंदियां हैं, मुसलमान अपनी मजहबी रसूमात से अदा नहीं कर सकते, बड़े मसाइल हैं। इवन के आपके मोदी जी ने तो जो है वो डिक्शनरी नहीं चेंज कर दी है कि सिर्फ हिंदी वर्ड बोले जाएंगे। तो भाई हमारा जो बलूचिस्तान में मुसलमान बैठा हुआ है वो पाकिस्तान से भी नाराज हो, लेकिन वो इंडिया के साथ कम से कम नहीं जाना चाहता। खैबर पख्तूनख्वा का पठान मैं संजीत सिरोही जी कुछ कहें, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी संजीत जी आपके रिएक्शन से पहले। आप भूलना नहीं चाहिए तैयब बलूच की इसी बलूचिस्तान में 2 बार मुजफ्फराबाद में बड़े आंदोलन हुए हैं। पाकिस्तान की सेना को गो बैक जो आर्मी है उसके नारे का सामना करना पड़ा, वो आना चाहते हिंदुस्तान के साथ में। आप ये सोचिए कहीं जनमत संग्रह करा लिया तो केपीके या बलूचिस्तान भी ना छूट जाए। संजीत सिरोही जी, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप ये पढ़िए, जब मुशर्रफ साहब भारत में आए थे 2002 या 2003 की बात है, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं पता है, तो उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और वो बड़े जो है मुशर्रफ साहब का ये था कि जैसे आप बोल रहे हो जी भारत में जो है मुसलमानों के साथ बड़ी जाति हो रही है, मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। तो वहां पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमारे एक मुस्लिम लीडर ने खड़े होकर मुशर्रफ साहब को ये कहा था, ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि साहब हम भारत में हैं, हम अपनी मर्जी से भारत में, हम भारत में बड़े खुश हैं, आप हमारी तरफ हमारा फिक्र ना कीजिए, आप उन मुसलमानों का फिक्र कीजिए जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा में। भारत का मुसलमान जो है खुश है। ये मुशर्रफ साहब के सामने उसने बोला था, मुशर्रफ साहब का छोटा सा मुंह रह गया था। तो आप
भारत के मुसलमानों की फिक्र मत करें, आप अपने मुसलमानों की फिक्र करें। आपने क्या वहां पे बलूचिस्तान में कर रखा है? आप हमें कहते हो कि जी आप न्यूट्रल देश से इन्वेस्टिगेशन करा लो। आपने जब भारत के खिलाफ बोला था कि जी जाफर एक्सप्रेस में भारत का हाथ था, तो आपने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई? आपने थर्ड कंट्री से क्यों नहीं बोला कि जी इन्वेस्टिगेट करो, इसमें भारत का हाथ है कि नहीं है? हमें आप बोल रहे हो करने के लिए, आप अपने आप तो कर लो पहले। तो ये चीजें आप हमारे मुसलमानों को फिक्र मत करो, हमारे मुसलमान बहुत खुश हैं, खुशहाली में रह रहे हैं और बढ़िया रह रहे हैं। ठीक है, पर तैयब आपके बलोच, यहाँ जो तैयब दो सूबे बलोच आपके ऐसे सर, हैं, एक और बात है संजीत सिरोही जी, पीओ की असेंबली में भी कई एमएलएज हैं जिसमें चौधरी अख्तर या अर्दशीर कुरैशी का ही मैं एग्जांपल लूंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 1947 में जबरदस्ती कब्जा हुआ, अगर जनमत संग्रह हुआ तो 80% लोग जो हैं वो भारत के साथ जाना चाहेंगे। तैयब बलोच, देखिए, मैं तो स्टेटमेंट से वो नहीं हूँ, लेकिन कश्मीर में रहा है पिछले दिनों, खसूसन जो कश्मीर एक्शन कमेटी थी उसने प्रोटेस्ट भी किए, और जिसका आप मिसाल ये भी दे रही है कि वहां पे जो पुलिस के दस्तों के साथ किया गया, उनकी यूनिफॉर्म जो है वो लहराई गई, वो सारा कुछ था, और उसने भी मैं आपके प्रोग्राम में था यहाँ पे। लेकिन बात ये है कि वो जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसके बारे में हमारे पास सबूत मौजूद है कि उसके पीछे भी इंडियन फंडिंग है। और जरूरी जयशंकर साहब की बात करता हूँ, जयशंकर ने ऐलान कहा था कि अब हमें कश्मीर नहीं करनी चाहिए, कश्मीर तो खुद अब हमारी झोली में आ जाएगा। तो आप इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ कि इंडिया की इन्वॉल्व इतनी हद तक जो पाकिस्तान के जो पास कश्मीर है उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, रीजन जो है, उसका बड़ा रीजन मनोज कुमार जी शायद पाकिस्तान के बलूचिस्तान या फिर केपीके की जनता की नाराजगी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, शायद सबसे बड़ा रीजन तो यही है। वो खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है भारत का हिस्सा, वहां पर किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल चुकी है आफ्टर 370, वहां पर कितना बदलाव आया, तो वो उस तस्वीर को देखकर बड़े उत्साहित हैं, वो आना चाहते हैं हिंदुस्तान। देखिए ना, अभी इस बार लाल चौक पर किस प्रकार से तिरंगा फहराया गया, बड़े शान से कश्मीरियों ने सब कुछ वहां पर कोई एहतजाज नहीं किया, और जिस प्रकार से माहौल बदल रहा है कश्मीर वैली के अंदर, और इससे यही ये एक संकेत देता है किस प्रकार से चीजें सामान्य हो रही हैं, किस प्रकार से जो नेशनल पॉलिसीज हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो कश्मीर के लोगों तक पहुंच रही है। मैं आपको वो भी याद दिलाऊं कि 2014 की बाढ़ में किस प्रकार से हमारी सेना ने वहां घर घर में जाकर सबकी मदद की थी। वो उस वक्त मैं वहीं पर श्रीनगर में ही पोस्टेड था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो है जवान और अवाम मिलकर ही वहां पर अमन ला रहे हैं, और उसका आगाज हो चुका है। काफी हद तक चीजें बदली हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं आजकल कश्मीर वैली में, और जो पहले जो हमने शुरुआत की थी उड़ी के रास्ते, जो हमने पाकिस्तान के साथ कुछ ट्रेड शुरू किया था, उसका भी बहुत फायदा हमें मिल रहा था, क्योंकि जो वहां से लोग आते थे यहाँ की तरक्की देख के वो हमें बताते थे कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें क्या बुरे हाल हैं। तो ये सब बातें बिल्कुल साफ ये इशारा करती हैं कि जैसा ये बता रहे बलोच साहब, वैसी स्थिति नहीं है, शायद ही कभी इंडिया आए नहीं है। इनको आपके चैनल के द्वारा एक बार इनको इनवाइट करें। मैंने तो कई बार इनवाइट किया है, नए साल में नई उम्मीदों के साथ में। मैं केवल और चीज ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन है वो 17.5 करोड़ के करीब है। भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20-21 करोड़ के बीच में है। जहां तक पाकिस्तान की बात है वहां पे 24.5 करोड़ है। तो आप देखिए कितना बड़ा खित्ता हमारे देश में रह रहा है, जहां यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर और वो बड़ी खुशी से रहते हैं सर, बड़ी खुशी से। मैं एक लास्ट रिएक्शन मोनिका बीसू जी का, क्योंकि अब मुझे एंड करना है। मोनिका बीसू जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको डर है, पाकिस्तानियों को ये डर है, और यहाँ के जो आर्मी है उसको डर है हमारी, जो हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं, और यहाँ के मुसलमान खुश हैं, और उनको ये डर है कि कहीं इन दो देशों में अगर अमन आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो उनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी जी,
इसलिए डेमोक्रेसी लेके आनी पाकिस्तान में बहुत जरूरी है और जो आर्मी रूल है उसको हटाना और चाहिए। देखिए मैम, यही वजह है कि 78 साल में भी अभी तक तस्वीर नहीं बदली, लेकिन सीएफआर की जो रिपोर्ट है 2026 को लेकर वो चिंता जताती है। लेकिन मैं तो इस पूरी डिबेट के माध्यम से एक यही उम्मीद जरूर जताऊंगी तैयब बलोच और आप सभी के साथ में कि युद्ध कभी भी किसी चीज को फायदा, किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं देता। हाँ, उसके समाधान पर विचार करने चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई अलग अलग अध्याय आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। फिलहाल आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।